नमस्कार, मैं आस्था देव वातायन परिवार यूके की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। विश्वरंग एक ऐसी संस्था जो संपूर्ण विश्व को हिंदी के रंग में रंगने की मुहिम में लगा हुआ है। वातायन परिवार यूके जो ब्रिटेन की धरती पर भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य को सहेज रहा है ताकि आगे की पीढ़ियों को दे सके। ऐसे में ये दोनों संस्थाएं आज मिलकर साथ आई हैं और हम बात करेंगे कि कैसे भारतीय संस्कृति, शिक्षा और कलाएं ब्रिटेन की धरती पर फलित फूलित हो रहे हैं। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं डॉक्टर मीरा कौशिक से। डॉक्टर मीरा कौशिक जो ओबी वातायन की अध्यक्ष हैं, जो स्ट्रैटेजिक सलाहकार हैं और क्रॉस आर्ट निर्माता हैं, अकेडमी की पूर्व निदेशक, अनगिनत समितियों और बोर्ड से जुड़ी हुई हैं। शैक्षिक और धर्मार्थ के लिए फंड उगाहना उनके प्रमुख करियर हाइलाइट्स में शामिल है। डॉक्टर मीरा कौशिक, आपका मंच पर स्वागत है। नमस्कार। विश्वरंग वातायन समारोह के इस सत्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम मीरा मिश्रा कौशिक है और मैं वातायन की अध्यक्षा और लंदन के क्रिएटिव सेक्टर यानी यहाँ के रचनात्मक क्षेत्र से पिछले 35 वर्षों से जुड़ी हूँ और इसी कारण आज के सत्र की मेजबानी या आज का आतिथेय मेरे हिस्से में आया है। लंदन अपने 400 से अधिक वर्षों से अधिक के इतिहास में भारत से जुड़कर लेन देन करता आया है। इस इतिहास में हमारी कला और संस्कृति के भी कई हिस्से और अवशेष पाए जाते हैं। विशेष तौर पर पिछले 75 वर्षों में भारत और ब्रिटेन के सांस्कृतिक संबंधों का विकास अभूतपूर्व रहा है। आज के सत्र में हम विभिन्न चिंतकों और विद्वानों की दृष्टि से इस सांस्कृतिक यात्रा की कथा सुनकर जागृत होंगे। इस सत्र में डॉक्टर अरुणा अजित सारिया, राकेश माथुर और डॉक्टर सुधा विंजमुरी हमें अपने संदर्भों और अपने अनुभवों के आधार पर ब्रिटेन स्थित हिंदी शिक्षा, कला, संगीत और नृत्य जगत का दर्शन कराएंगे। इस विविधता और समानता की यात्रा की प्रस्तोता हैं आस्था देव और वंदना प्रस्तुत कर रही हैं उत्तरा सुकन्या जोशी। उत्तरा सुकन्या जोशी भारतीय मूल की ब्रिटिश गायिका, कथक नृत्यांगना, वॉइस ओवर एवं स्केच कलाकार। ये बहुप्रसिद्ध बहुप्रतिभा की धनी उत्तरा सुकन्या जोशी आज बात करेंगी यूके में भारतीय संगीत की स्थिति के बारे में। पर उससे पहले आइए सुनते हैं उनसे गणेश वंदना। Namaste. I will be rendering a Ganesh Vandana. गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सचन गज वदन विनायक, सिद्धि सजन गज वदन विनायक, सिद्धि सजन गज वदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल
प्रिय मुद मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बस हो राम सिय मानस मोरे बस हो राम सिय मानस मोरे शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन Thank you. So now I will speak about my experience as a British Indian singer. So I was born and brought up in London in the UK, although I've always felt a strong connection to Bharat and its arts and its music. I've always had a passion for singing and music. In fact, my parents tell me that I started singing long before I started communicating through speech. I think I started singing perhaps when I was 1 or 2 years old, and I started communicating through speech quite late at the age of 3. My journey to in terms of Indian classical music started when I was quite young. I'm quite thankful to my parents for the fact that they had good taste in music. They played songs, bhajans by M.S. Subbalakshmi, and of course old Indian film music by greats like Lata Mangeshkar ji, Asha Bhosle ji, and Mohammad Rafi ji and Manna Dey ji. And so I grew up listening to their music, and I first started learning classical Indian music at Bharatiya Vidya Bhavan when I was doing my A-levels at the age of 17. And on and off I kept doing music. I had to stop and start in between because of studies, but then I finally started committing to learning from when I was 21. My gurus have been Mamta Gupta, Anuradha Ramapal Chaudhary ji, and Pandit Vishwa Prakash ji, and so I'm very thankful to all of those gurus. And also I'm also thankful to Krishna Chakravarti ji as well, and to my first guru Chandrama Mishra ji from Bharatiya Vidya Bhavan. I feel it's so important to find a good guru, to find an accomplished, experienced guru who is knowledgeable about Indian classical music, and gurus who have who really do who value their art, and who also have those values of being confident and humble at the same time. So I've learned a lot from those gurus, and I'll try to do the best I can to keep learning and growing as a singer. With Indian classical music, it's an oceanic subject. There are so many different rags, so many different styles and gharanas of music.
there's so much to learn. So it's Indian classical music and devoting your whole life to it. It's a lifelong learning journey. You're always a student. You're always learning something new, and it's good to connect with others who have that same devotion to the music. And of course, Indian classical music, it has played a huge part in Indian film music and in terms of ghazals as well, and with devotional music. But because it has roots in spirituality, in Sanatan Dharma, it has its roots from ancient spiritual knowledge. So there's something in it that connects you to a higher power, whatever you want to call it, or to your higher self. And it really is healing, and it really can get you through some happy as well as difficult times. Music itself is so healing, and Indian classical music has that quality. So I'm grateful and I'm happy for the experiences that I've had, and I'll continue to enjoy that journey as a British Indian singer. And of course, it's great to connect with the audiences and to give them joy while I'm deriving joy from the music itself. So thank you. Thank you. डॉक्टर अरुणा अजितसरिया, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय शाखा में हिंदी की मुख्य परीक्षक। महारानी एलिजाबेथ द्वारा शिक्षण के कार्य के लिए इन्हें MBE की उपाधि से नवाजा गया। इसके साथ ही इन्हें भारतीय हाई कमीशन, लंदन बोरो ऑफ ब्रेंट और प्रवासी संसार द्वारा भी सम्मानित किया गया। इन्होंने हिंदी उपन्यास में अपनी PhD की डिग्री प्राप्त की और फ्रेंच भाषा में भी डिग्री प्राप्त की है। डॉक्टर अरुणा से बेहतर कोई हमें भारतीय शिक्षा की स्थिति ब्रिटेन में नहीं बता सकता। इसलिए अरुणा जी, आपका मंच पर स्वागत है। नमस्कार आस्था जी, मेरा इतना विशद परिचय देने के लिए आपका आभार। आज मैं यूके में हिंदी के शिक्षण के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। यूके में हिंदी शिक्षण का इतिहास ब्रिटेन की उपनिवेशवादी नीति के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण ब्रिटिश राज्य के भारत पर शासनकाल जितना ही पुराना है। सबसे पहले औपनिवेशिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत भेजे जाने वाले सरकारी अफसरों को हिंदी सिखाने के लिए विश्वविद्यालयों में हिंदी का पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। शिक्षण की भाषा का स्वरूप हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप हिंदुस्तानी था। पाठ्यक्रम केवल उन वयस्कों को दृष्टि में रखकर बनाया गया था जो भारत जाकर के अपने व्यावहारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हिंदी सीख रहे थे। उनका मकसद केवल अपनी जरूरतों को पूरा करना था, न कि भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम। उनके लिए हिंदी सीखने का प्रयोजन केवल दैनिक जीवन में काम चलाना था। वर्तमान समय में यूके में हिंदी सीखने वालों के कई अलग अलग वर्ग हैं। पहले वर्ग में भारत में जन्मे वे विद्यार्थी आते हैं जिनकी मातृभाषा तो हिंदी है और जो कुछ बड़े होने पर अपने माता पिता के साथ उनके काम के सिलसिले में उनके साथ यूके में आए। ये बच्चे यहाँ आने से पहले से ही हिंदी में लिख पढ़ और बोल सकते थे। उनके माता पिता का प्रयत्न रहता है कि वे स्कूल के अन्य विषयों के साथ साथ हिंदी भी सीखें, ताकि जब वे अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारत जाएं तो उनके बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। दूसरी श्रेणी में हिंदी भाषी परिवारों के यूके में जन्मे बच्चे हैं जिनके घर में हिंदी बोली जाती है। वे हिंदी समझ तो लेते हैं पर वे हिंदी में साक्षर नहीं है। उनकी शिक्षा यहाँ अंग्रेजी के माध्यम से ही हुई है। तीसरी श्रेणी में ब्रिटेन में जन्मे हिंदी भाषी परिवार के बच्चे हैं जो केवल रोमन लिपि में ही साक्षर हैं। उनके परिवेश में हिंदी का प्रभाव न के बराबर है, पर वे हिंदी कक्षा में सीखने के लिए आते हैं। चौथी श्रेणी में मॉरिशस, फिजी, दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका से आए हुए परिवार हैं जिनके बच्चे चतुर्थ भाषा के रूप में या तीसरी भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। और पांचवी श्रेणी उन अंग्रेज बच्चों की है, अंग्रेज या अभारतीय बच्चों की है जो कि हिंदी सीख रहे हैं। उसके लिए वे हिंदी के कक्षाओं में जाते हैं। छठी और अंतिम श्रेणी विदेशी भाषा के रूप में हिंदी सीखने वाले
स्थानीय वयस्क हैं जो अपनी रुचि और भारत भ्रमण या काम के सिलसिले में हिंदी सीख रहे हैं। इनमें से कुछ इंडोलॉजी जैसे विषय पर शोध करने वाले व्यक्ति हैं जो संस्कृत के पुरातन ग्रंथ और हिंदी के ग्रंथ पढ़ने के लिए भी हिंदी और संस्कृत सीख रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि 6 वर्गों की भाषा सीखने की आवश्यकता भिन्न जितनी भिन्न है उतने ही उनके स्तर और भाषा पर अधिकार और सीखने की क्षमता है। सन 1947 के पश्चात स्वतंत्र भारत से और पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से जो नागरिक युद्धोत्तरकालीन भारत ब्रिटेन में कारखानों में काम करने के लिए आए, उनकी पहली पीढ़ी के लोगों का काम तो बिना हिंदी केवल हिंदी बोल करके और बिना अंग्रेजी बोले ही चल गया था। पर जब उनके बच्चों को स्कूल में जाना पड़ा तो उस समय उनके बच्चों की जरूरत उनसे भिन्न थी, क्योंकि उन्हें उनकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी थी। इसलिए दूसरी पीढ़ी के बच्चों के लिए अंग्रेजी सीखना जरूरी हो गया। यूके के ब्रैडफोर्ड, लेस्टर, लीड्स, मैनचेस्टर, बर्मिंघम आदि शहरों में वर्क वीसा लेकर आए हुए भारतीयों के बच्चों को यहाँ की अनिवार्य शिक्षा पद्धति से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने लैंग्वेज सेंटर खोले। उनका उद्देश्य प्रवासियों को उनकी घर की भाषा और विद्यालय की अंग्रेजी भाषा के माध्यम एक सेतु का काम करना था। लैंग्वेज सेंटर में विद्यार्थियों को एक द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सिखाई जाती थी ताकि वे यहाँ की शिक्षा पद्धति से जुड़ सके। अंग्रेजी में साक्षरता प्राप्त करने के बाद ही ये विद्यार्थी लैंग्वेज सेंटर से निकलकर मुख्य धारा में प्रवेश करते थे। इस तरह से धीरे धीरे दूसरी पीढ़ी जो यहाँ जन्मी और बड़ी हो रही थी, अपनी मातृभाषा से दूर होकर विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त करने लगी। और कुछ समय तक तो ये चलता रहा, लेकिन फिर जो उनके बड़े बूढ़े थे उन्हें ये अनुभव हुआ कि उनके और उनके बच्चों के बीच में एक भाषागत अवरोध आता जा रहा है, क्योंकि वो खुद अपने परिवार के साथ ही पूरी तरह से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। और विशेषकर जब वे भारत जाते हैं तो वो अपने भारतीय संबंधियों के साथ तो बिल्कुल भी घुल मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि वे उनकी भाषा से दूर होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि माध्यमिक स्कूलों में और यहाँ प्राथमिक स्कूलों में तो हिंदी की कोई शिक्षा का प्रावधान था नहीं। यहाँ क्लासिकल भाषा के रूप में लैटिन और मॉडर्न यूरोपियन भाषा के अंतर्गत फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश सिखाई जाती थी। जब भारतीय भाषाओं का कोई प्रावधान स्कूलों में संभव नहीं मिला तो उन अभिभावकों ने, जो अपने बच्चों के हिंदी के लुप्त होते जाने से चिंतित थे, घरों में हिंदी की स्वैच्छिक शिक्षा की शुरुआत की और जो घरों से निकलकर मंदिर, चर्च हॉल आदि में होने लगी। वहाँ हिंदी, गुजराती, बांग्ला, पंजाबी आदि भाषाओं की कक्षाएं सप्ताहांत में या फिर संध्या के समय होती थी। इन सारे केंद्रों में शिक्षक प्रायः शिक्षण पद्धति में प्रशिक्षित नहीं थे। उनकी योग्यता का प्रमाण उनका हिंदी भाषा भाषी होना भरी था। अलग अलग केंद्रों में वे अपनी सोच और रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम बना रहे थे। इस तरह से प्रारंभ होकर यूके में प्रारंभिक स्तर पर हिंदी की शिक्षा बहुत ही बिखरे रूप में शुरू हुई। यद्यपि अलग अलग शहरों और मोहल्लों में बिखरे प्रयासों का कोई सुनियोजित रूप नहीं था, तथापि उनके प्रयास का महत्व नींव के उन पत्थरों की तरह है जिनके ऊपर ब्रिटेन में हिंदी शिक्षण की इमारत स्थापित हुई है। वर्षों बाद 70 के दशक के उत्तरार्ध में जब यहाँ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नेशनल करिकुलम बना, उसके अंतर्गत स्कूलों में आधुनिक विदेशी भाषा के अंतर्गत उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला आदि के साथ हिंदी को भी सम्मिलित किया गया। यूके की शिक्षा नीति में प्रवासियों की मातृभाषा को मान्यता देना एक अत्यंत सकारात्मक कदम था, परंतु उसको व्यावहारिक रूप में प्रयोग में लाना बहुत कठिन था, क्योंकि इन स्कूलों में शिक्षण के लिए कोई अलग से बजट निर्धारित नहीं किया गया और ना ही उनके लिए किसी विशेष शिक्षक की व्यवस्था की गई।
स्कूल के पाठ्यक्रम में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के शिक्षण की कोई इस तरह की सुविधा न होने के कारण ये ये जो नीति बनी थी वो पूरी तरह से व्यावहारिक न हो पाई। इस दृष्टि से यहाँ की शिक्षा नीति नॉर्वे जैसे देश से बहुत ही पिछड़ी हुई थी। नॉर्वे में यदि कक्षा में एक भी विद्यार्थी नॉर्वेजियन भाषा के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा बोलने वाला होता है तो शिक्षा विभाग का यह दायित्व है कि उसकी मातृभाषा के शिक्षण की व्यवस्था की जाए। पर फिर भी हिंदी भाषी समुदाय ने इस बात का स्वागत किया कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में हिंदी को सम्मिलित किया गया है और उन्होंने अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रयास के द्वारा अपने बच्चों को हिंदी ए लेवल, ओ लेवल आदि परीक्षा के लिए तैयार किया। क्योंकि यदि उनके बच्चे ये परीक्षाएं देना चाहते थे तो स्कूल का दायित्व था कि वो उनको इस परीक्षा में सम्मिलित होने दें। इस तरह से अभिभावकों के प्रयत्न से और लगन से कुछ वर्षों तक और ये हिंदी के ओ लेवल और ए लेवल की परीक्षाएं चलती रही। लेकिन दुर्भाग्यवश सन 1994 में परीक्षा बोर्ड ने इन परीक्षार्थियों की यथेष्ट संख्या न होने के कारण बता करके इस परीक्षा को, हिंदी की परीक्षा को स्थगित कर दिया। भाषा के विकास में मातृभाषा के महत्वपूर्ण योगदान पर की गई शोध से प्रेरित होकर कुछ प्रकाशकों ने भी अंग्रेजी के साथ हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के द्विभाषी बाल साहित्य की प्रकाशन शुरू किया और ये प्रकाशित पुस्तकें मुख्यतः प्राथमिक स्तर की थी। तो आप उन कक्षाओं में यदि जाते तो कक्षा के पुस्तकालय में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी की द्विभाषी पुस्तकें भी सजी हुई दिखाई देती और विश्व पुस्तक दिवस जैसे अवसर पर सब शिक्षक उन किताबों की खोज मचाते थे ताकि वो अपनी कक्षा में उसको सजा सके। पर स्कूल में पाठ्यक्रम में हिंदी शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी और हिंदी शिक्षण तब भी मंदिरों और चर्च हॉलों और घरों में ही हो रहा था। वर्तमान समय में हिंदी शिक्षण 2 स्तरों पर हो रहा है। प्रथम स्तर जो वर्षों से चला आने वाला मंदिरों, चर्च हॉल आदि में शनि रविवारी कक्षा के तहत सक्रिय है और दूसरा स्तर विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के रूप में है। कोविड काल में ये कक्षाएं जूम पर होने लगी और अब यह आभासी माध्यम सुविधाजनक होने के कारण अत्यंत लोकप्रिय हो गया। वस्तुतः यूके में प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण एक कुटीर उद्योग की तरह ही हो रहा है। इस संदर्भ में हिंदी शिक्षकों की योग्यता का प्रश्न भी विचारणीय है। किसी भी भाषा को सिखाने के लिए उस भाषा के व्याकरण के ज्ञान के साथ शैक्षणिक पद्धति की जानकारी भी आवश्यक है। हिंदी के प्रचार प्रसार में सक्रिय संस्थाओं में यूके हिंदी समिति का उल्लेखनीय अवदान है, जिसकी स्थापना सन 1990 में डॉक्टर पद्मेश गुप्त ने की थी। यूके हिंदी समिति के तहत प्राथमिक और माध्यमिक कक्षा के छात्रों के साथ अहिंदी भाषी वयस्क भी हिंदी सीख रहे हैं। उनकी गतिविधि का दायरा भी क्रमशः बढ़ता ही गया है। अब यूके हिंदी समिति के साथ लंदन, मैनचेस्टर, लीड्स, बर्मिंघम, लिवरपूल आदि यूके के शहरों से लगभग 45 संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। विभिन्न देश के विद्यार्थियों को परस्पर जोड़ने के लिए हिंदी को सेतु बनाने का ये एक बहुत ही बहुमूल्य प्रयास है। भारतीय उच्चायोग के पूर्व हिंदी और संस्कृति अधिकारी तरुण कुमार ने हिंदी शिक्षण से संबंधित गतिविधियों को लंदन के भारतीय उच्चायोग का मंच प्रदान करके उसकी गरिमा में वृद्धि की। कविता पाठ और वाद विवाद प्रतियोगिता के विजेताओं को उच्चायोग द्वारा धनराशि से पुरस्कृत करने से हिंदी के विद्यार्थियों में उत्साह की एक लहर आ गई। हिंदी समिति की अपनी आकलन पद्धति है, किंतु उनके दिए योग्यता के प्रमाण पत्र का शिक्षा बोर्ड से अनुमोदन हुए बिना उच्च शिक्षा या नौकरी के आवेदन पर उसका कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए आवश्यकता है शिक्षण के साथ आकलन के मानकीकरण और योग्यता के प्रमाणों को यूके के शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता मिलने की, ताकि विद्यार्थी
अपनी हिंदी की योग्यता के प्रमाण पत्र को अपनी उच्च शिक्षा के आवेदन में अंग्रेजी तथा अन्य आधुनिक यूरोपियन भाषाओं में प्राप्त योग्यताओं के साथ दिखा करके अपने आवेदन को बल दे सके। इस दिशा में जितना सुनियोजित काम हुआ है, उतनी ही जमीन अभी अछूती है। अभी भी हिंदी शिक्षण यूके के अलग अलग शहरों में ही नहीं, बल्कि लंदन के विभिन्न भागों में भी बहुत अनियमित और बिखरा हुआ है। विभिन्न समुदायों में परस्पर संवाद न होना उनकी सुनियोजित प्रगति में बाधक है। समस्त समुदायों का एक दूसरे से संवाद करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका सामना करने के लिए दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व की आवश्यकता है। हिंदी के प्रचार और प्रसार में हिंदी सिनेमा, हिंदी गानों और दूरदर्शन में प्रसारित सीरियल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त कोरोना काल में प्रवासी हिंदी लेखकों की मल्टीमीडिया में सक्रियता से हिंदी के प्रति रुझान में अवश्य वृद्धि हुई है। साहित्य की अनेक विधाओं के सुविचारित कार्यक्रमों को अखिल विश्व के हिंदी प्रेमियों के साथ जोड़ने में वातायन, वैश्विक हिंदी परिवार, हिंदी से प्यार है आदि द्वारा प्रस्तुत अत्यंत प्रेरक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रशंसनीय है। किंतु इन आयोजनों से वे ही लोग जुड़ते हैं जो स्वयं हिंदी प्रेमी हैं और हिंदी के प्रचार और प्रसार के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। इन आयोजनों को किस प्रकार से इनकी परिधि बढ़ा करके और उन लोगों को इससे जोड़ा जाए जो वास्तव में हिंदी शिक्षण में कोई प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे अभिभावक जो अपने बच्चों को सिखाने के लिए आगे बढ़े, या विद्यार्थी जिनकी रुचि और उनकी मानसिकता हिंदी के प्रति बढ़े। उन्हें यह इस प्रकार से आश्वस्त किया जा सके कि हिंदी सीखने का अर्थ अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा के साथ विरोध नहीं, बल्कि हिंदी के विपुल साहित्य और हिंदी की संस्कृति के प्रति एक जुड़ाव इकट्ठा करना है, जिसके कारण कि उनकी अपनी परिधि में विस्तार होगा, उनके ज्ञान में विस्तार होगा, उनके जीवन के अनुभवों में भी विस्तार होगा। इसके लिए हमें पूरी तरह से प्रयत्न भी करना है ताकि वे निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल को समझ सकें और उस पर आचरित भी कर सकें। साहित्य की समृद्धि में यूके के हिंदी लेखकों का भी अवदान एक स्वतंत्र विषय है, जिसके बारे में अलग से बात की जानी चाहिए। जहां तक शिक्षण की बात है, मेरे विचार से जरूरत है इन कार्यक्रमों के विषय निर्वाचन करते समय युवा वर्ग की रुचियों को ध्यान में रखा जाए ताकि वे उससे जुड़ सके। हिंदी के प्रचार और प्रसार का भविष्य नई पीढ़ी के साथ जुड़ने पर ही सुरक्षित हो सकता है। मैंने पहले 2 स्तर की बात की थी। दूसरा स्तर जो है वो विश्वविद्यालयों की शिक्षा नीति के अंतर्गत हिंदी शिक्षण का है, जो यूके के कुछ विषय सकता है। दूसरा स्तर विश्वविद्यालयों की शिक्षा नीति के अंतर्गत हिंदी शिक्षण का है, जो यूके के कुछ विश्वविद्यालयों में हो रहा है। यूके के विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण मुख्य विषय के रूप में न होकर दक्षिण एशियाई अध्ययन रूप में अधिक हो रहा है। लंदन के किंग्स कॉलेज में हिंदी शिक्षा सप्ताहांत या संध्याकालीन कार्यक्रम के अंतर्गत होती है और पाठ्यक्रम अक्षर ज्ञान से शुरू होकर भाषा अर्जन तक उसके चारों चरण श्रवण, वाचन, पठन और लेखन पर शिक्षा दी जाती है। लंदन विश्वविद्यालय के अंतर्गत सोआस में हिंदी शिक्षण हो रहा है और उनका कार्यक्रम भी कुछ बहुत ही व्यवस्थित कार्यक्रम है, जहाँ हिंदी की साक्षरता से लेकर के स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर तक ये पाठ्यक्रम उपलब्ध है। सुवास में व्याकरण, शब्दावली, सही उच्चारण, पठन और लेखन में प्रवीणता के अलग अलग मूल्यांकन के प्रावधान भी हैं, किंतु विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही उत्साहवर्धक नहीं कही जा सकती है। यॉर्क विश्वविद्यालय में जब तक डॉक्टर महेंद्र वर्मा थे, तब तक वहाँ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक साइंस के अंतर्गत हिंदी की शिक्षा होती थी, जो कि वर्मा जी अपनी तरफ से करते थे और वे प्रेमचंद की सरल कहानियों के द्वारा हिंदी से अपने छात्रों को परिचित कराते थे। पर उनके अवकाश प्राप्ति के बाद ये काम भी वहीं का वहीं रुक गया।
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज के अंतर्गत डॉक्टर इमरे बंगा हिंदी पढ़ा रहे हैं। वहाँ आधुनिक हिंदी के साथ पुरानी हिंदी ब्रजभाषा भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और कई मॉड्यूल चलते हैं जो 5-5 घंटे के होते हैं। इसमें इनके अंतर्गत साहित्य, नए साहित्य, आधुनिक साहित्य का भी अध्ययन और अध्यापन किया जाता है। लेकिन और सभी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डॉक्टर मैग्रेगर जब तक थे तब तक स्नातक स्तर तक वहाँ पे शिक्षा का पाठ्यक्रम था, पर उनके जाने के बाद अब ये शिक्षण जो है वो इंडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें केवल भाषा का ज्ञान, भाषा जैसे वर्ण ज्ञान से शुरू करके साक्षरता तक उसको आगे बढ़ाते हैं। और पाठ्यक्रम केवल विश्वविद्यालय के उन्हीं छात्रों तक सीमित है जो इंडोलॉजी के में पंजीकृत है, तो इसकी भी अपनी सीमा है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंतर्गत कैम्ब्रिज इंटरनेशनल में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों में 11 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष तक की हिंदी की परीक्षाएं उपलब्ध हैं, जिसके लिए सुविचारित आकलन पद्धति स्थापित है और योग्यता के प्रमाण पत्र को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में मान्यता प्राप्त है। इसमें यूके के अतिरिक्त मॉरिशस, भारत, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया आदि देशों के विद्यार्थी कैम्ब्रिज IGCSE और ए लेवल आदि की परीक्षा देते हैं। लेस्टर विश्वविद्यालय में हिंदी शिक्षण के लिए 20 सप्ताह का एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, जिसमें हिंदी वर्णमाला से शुरू करके सामान्य वार्तालाप तक की शिक्षा दी जाती है। हिंदी शिक्षण के सुनियोजित भविष्य पर विचार करते समय यह स्पष्ट है कि इस दिशा में अपेक्षित प्रगति करने के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले यूके के अलग अलग शहरों में बिखरे हिंदी शिक्षण की निजी संस्थाओं की सूची बनाकर उनकी गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए। उनमें पारस्परिक संवाद होना चाहिए ताकि एक मानक पाठ्यक्रम की प्रगति हो सके और उसमें क्रमिक विकास हो और सबसे ऊपर आकलन की एक प्रामाणिक पद्धति निर्धारित हो सके। हिंदी शिक्षा के विभिन्न स्तरों के उपयुक्त तथा यूके में रहने वाले विद्यार्थियों के परिवेश और रुचि के अनुकूल ही पाठ्य सामग्री बनानी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी उससे जुड़ सके। पाठ्य सामग्री ऐसी हो जिसमें कि विद्यार्थी अपने परिवेश को पहचान सके। सफल शिक्षण के लिए बहुत आवश्यक है कि शिक्षक पूरी तरह से अपने पेशे को समझते हों और उसमें उनको योग्यता प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि उनके शिक्षण के लिए भी एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक जहाँ तक पढ़ाने का सवाल है, पढ़ाना एक अपने आप में घर पे माँ बाप भी पढ़ाते हैं, स्कूल में शिक्षक भी पढ़ाते हैं। ये जानना आवश्यक है कि जो शिक्षक है वो किस प्रकार से पढ़ा रहा है और उसको आकलन किस तरह से कर रहा है। उसको ये पता होना चाहिए कि शिक्षा में अगला चरण क्या है। विद्यार्थी अगर एक चरण में सफल हो गया है तो उसको आगे क्या पढ़ाना है। और इसके लिए आकलन के दोनों रूप, असेसमेंट फॉर लर्निंग अर्थात अधिगम के लिए आकलन और असेसमेंट ऑफ लर्निंग अर्थात अधिगम के आकलन, सुनियोजित रूप से आने चाहिए। आकलन की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए ही यह आवश्यक है कि शिक्षा विभाग हिंदी की योग्यता को मान्यता दे, और ये मान्यता तभी दे सकते हैं जब हम अपने अपने काम की प्रामाणिकता स्थापित कर सकें। और यह कार्य कठिन अवश्य लगता है, लेकिन असंभव तो नहीं ही है। इस दिशा में भारतीय उच्चायोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हिंदी के शिक्षण को एक प्रामाणिक आधार दे सकता है, विशेष रूप से उसकी योग्यता के मानकीकरण के लिए निश्चित रूप से उच्चायोग का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। और जब ये सारी संस्थाएं एक साथ मिल करके सुनियोजित रूप से काम करेंगी तो हिंदी शिक्षण का ब्रिटेन में भविष्य अवश्य ही उज्जवल होगा। पर इसके लिए जैसा कि मैंने कहा, अभी तो हमने शुरुआत की है और अभी बहुत सारी जमीन को और भी विकसित करना आवश्यक है।
मुझे समय देने के लिए आप सबका आभार और नमस्कार। राकेश माथुर जी अपने आप को एक साधारण कला पुजारी कहते हैं, पर कला की इस खोज में उन्होंने देश विदेश की न जाने कितनी कला दीर्घाओं की यात्रा की है। दिव्या माथुर जी के अनुसार नेहरू सेंटर लंदन में आयोजित सर्वप्रथम कार्यक्रम में आपने सत्यजीत रे के फिल्म निर्देशन के चित्रांकित लेखे जोखे की एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया था और उसी शाम रविशंकर जी के का सितार वादन भी था। तो आइए बात करते हैं राकेश माथुर जी से भारतीय चित्रकला की क्या स्थिति है ब्रिटेन में, और जानते हैं भारतीय मूल के ब्रिटिश चित्रकारों के बारे में। राकेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अभी आपने कुछ चित्र देखे जो कि भारतीय कलाकारों के हैं और इनकी प्रदर्शनियां यहाँ पर ब्रिटिश प्रतिष्ठानों में, जैसे टेट मॉडर्न हुआ, टेट गैलरी हुई, या फिर रॉयल एकेडमी हुई, या ऐसे ऐसी जगह पर इनका नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में इनका काम दिखाया गया। तो वैसे भारतीय कलाकार तो बहुत है, यहाँ भी बसे हुए हैं और भारत से जो आते हैं उनकी भी प्रदर्शनियां होती रहती हैं। लेकिन हम उनकी बात करेंगे जिन चित्र की काफी चर्चा है, और सिर्फ 3-4 है। हर एक पर जो है आधे घंटे के बारे में भल बोला जा सकता है, आधे घंटे। लेकिन हम 5-5 मिनट जितना बोल सकते हैं उतना कोशिश करेंगे। तो लेकिन भारतीयों की जो है ना उपस्थिति बहुत पहले से ही थी यहाँ पर। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, अभिन्द्रनाथ ठाकुर, उनका काम जो है पहले से ही विक्टोरियन जमाने से था। और उसके बाद जो है एक और थी, आधी हंगेरियन थी वो, अमृता शेरगिल, उनका भी काम जो है यहाँ पर काफी मशहूर हुआ था सन 40s में। लेकिन जो है 70s में, 1970s के बाद जो है, जो भारतीय कलाकारों की यहाँ पर एक्सेप्टेंस मिली उनको, उनमें सबसे पहले ध्रुव मिस्त्री थे, जो कि जिन्हें कमीशन मिला था बर्मिंघम में फुव्वारे बनाने का। वो आजकल भी देखे जा सकते हैं लाइब्रेरी और टाउन हॉल के नजदीक। तो ध्रुव मिस्त्री अब तो आजकल गुजरात चले गए हैं वापस। तो ये इनका पहला काम था जो कि यहाँ पर। और फिर रणबीर कालेका थे, वो भी यहाँ रहते थे, उनका भी काम था, लेकिन वो भी भारत चले गए। लेकिन जो यहाँ पर बसे हुए हैं उनमें सबसे प्रमुख है अनीश अनीश कपूर। उनको नाइटहुड भी मिला हुआ है, जो अकेले भारतीय कलाकार हैं जिनको नाइटहुड मिला है। हालांकि अनीश कपूर स्वयं को भारतीय नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं कि कलाकार या तो अच्छा होता है या अच्छा नहीं होता है। तो वो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और अच्छा क्या, वो तो बहुत ही बेहतरीन कलाकार साबित हुए हैं। और उनको जो है काफी जगह पूरी दुनिया में आजकल बुलाया जाता है, और उन्होंने काफी बदलाव किए हैं। वैसे उनकी जड़ें तो भारत में है, क्योंकि पहली जो उनकी प्रदर्शनी थी बर्मिंघम में थी, और यहाँ के लंदन में थी। उनमें क्या था, होली के जो पिगमेंट्स होते हैं, ढेरों का, रंगों का ढेर होता है, जो कि होली के जमाने में बाजारों में देखा जाता है, उन्होंने उसको रिप्रोड्यूस किया था। तो उसको जब स्कल्पचर के रूप में उसको माना गया था, होली के रंगों के ढेर को, पीला नीला सफेद। खैर बहरहाल, तो उसके बाद जब उनको मान्यता मिली कि वो इस तरह से कि उन्हें वेनिस बुलाया गया, फिर वेनिस बिएनाले, जो कि सबसे बड़ा कला का की प्रदर्शनी होती है दुनिया में, वहां पर उनको सम्मान मिला और उनको इनाम भी मिला। उसके बाद टर्नर प्राइज जो है, पहले भारतीय हैं वो जिनको मिला। तो उससे उनकी प्रसिद्धि में चांद चांद लग गए। फिर उन्होंने धीरे धीरे कुछ और भारतीय दर्शन की ओर मुख लिया, जैसे कि वॉइड, जो शून्य। तो शून्य पर उनका जो है शोध कार्य होता था, जो कि कार्यान्वित किया उन्होंने। सबसे पहले सेविल में बहुत बड़ी एग्जीबिशन थी, एक्सपो। तो उसमें उन्होंने एक आर्किटेक्ट के साथ मिलकर के एक शून्य बनाया था, जिसमें कि काला जो है बुरादा, कोयले का बुरादा जो है, उसको उन्होंने एक कुएं के रूप में रखा था। लोग झांकते थे और अपने आत्म साक्षात की कोशिश करते थे, साक्षात्कार की। तो आत्म साक्षात्कार का जो है मसला जो है वो उनके साथ चलता रहा है शुरू से ही। तो हम आपको बाद में उनके कुछ चित्र दिखाएंगे। तो इसके बाद जो है अनीश कपूर के बाद जो है दूसरी जो आजकल बहुत मशहूर है, वो है सिंह बहनें, जो कि लिवरपूल से हैं। और जब वो पढ़ाई कर रही थी कला की, तो उन्होंने देखा कि सब उनको रिफॉर्मेशन और रेनेसांस और ये तरह तरह की उनको जो है पढ़ाई जाती है, भारत से कोई नाता नहीं है। तो उन्होंने सिंह ने कहा, सिंह, कि हम भारतीय जो लघु चित्र होते हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स, उसको जो है रिप्रोड्यूस करेंगे। तो उन्होंने इंटरप्रिटेशन दी, नई इंटरप्रिटेशन दी। अभी हाल ही में उनकी
बहुत बड़ी प्रदर्शनी हुई थी। नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में तो बहुत बड़ी हुई थी। उसके बाद एक म्यूजियम ऑफ द ईयर है, फर्स्ट सेटलमेंट के बारे में, फर्स्ट साइट, जो कि रोमन जहाज सबसे पहले कुलचेस्टर में बसे थे। तो ऐतिहासिक जगह है वो, पुरानी कैपिटल था, पुराने राजधानी थी इंग्लैंड की। तो वहां पर उनका काम देखा गया था। उसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को नारी के रूप में देखने की कोशिश की कि किस तरह से नारी का जो है ना दमन किया जाता था, लेकिन उनकी पोशाक जो है उसके लिए कितना जो है शोषण होता था कलाकारों का, और जो कारगर होते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे देखने का, विंस्टन चर्चिल की तरफ कैसे देखा उन्होंने। तो उनका बहुत बढ़िया काम आजकल है, जो कि दुनिया भर में बनाया जाता है उनको। अच्छा, सिंह के अलावा, सिंह जुड़वा बहनी के अलावा भूपेन कक्कड़, जो कि भारत में रहते थे लेकिन यहाँ पर भी रहते थे वो, उनका टेट मॉडर्न में बहुत बड़ी प्रदर्शनी थी, एकल प्रदर्शनी। और उनके जो है ज्यादातर जो है चित्र जो है वो समलैंगिक विषयों को लेकर के है। लेकिन उन्हें नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी ने कमीशन दिया था सलमान रुश्दी का पोर्ट्रेट बनाने के लिए। वो बहुत ही देखने लायक है, वहां पर जाना पड़ेगा आपको, नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी। तो इसके अलावा शांति पांचाल, वहां पर भी नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में उनकी एकल प्रदर्शनी हुई थी, और शांति पांचाल को भी इनाम भी मिला था वहां पर, जो उनका बीपी प्राइज होता है, पोर्ट्रेट ऑफ द ईयर। तो शांति पांचाल की खूबी यह है कि उनकी उनके जो पोर्ट्रेट्स होते हैं उनके चेहरे पर एक तीसरी आंख दिखाई जाती है, जो कि उनके गुजराती दोस्तों के पोर्ट्रेट्स हैं ज्यादातर। तो इसके अलावा जो है भूपेन कक्कड़ तो है ही। चिला बर्मन की आजकल बहुत चर्चा है। उसका असली नाम है सुशीला, लेकिन अंग्रेज लोग उसको उच्चारण नहीं कर सकते, तो उसका नाम शीला शीला कर दिया, चिला। सो चिला या शिला, चिला बर्मन की टेट ब्रिटेन में जो है लॉकडाउन के दौरान प्रदर्शनी हुई थी। तो उन्होंने काम ये किया, टेट मॉडर्न तो बंद था अंदर, लेकिन उन्होंने बाहर जो है ना उनके न्यू लाइट्स लगाए, जिसके चित्र आप देख सकते हैं इसमें पावर पॉइंट में। तो आजकल तो वो बहुत ही मशहूर हो गई हैं। उनका जो है ना, उन्होंने आजकल न्यू लाइट्स का काम करते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत हुई थी अपने पिताजी से, जो कि आइसक्रीम बेचा करते थे। तो उनके जो आइसक्रीम के कॉन्स होते हैं उसको उन्होंने विविध रंगों के रूप में पेश किया था। तो चिल्ला बर्मन का वो इतिहास था, लेकिन आजकल वो न्यून लाइट से जो है अपनी एक्सप्रेशन देती है, कमेंट्री देती है। हालांकि भारत से जुड़े हुए हैं सब, जैसे बम्बई की जो फिल्मी दुनिया, या स्कूटर जो है, स्कूटर को उन्होंने बहुत पसंद किया, स्कूटर रिक्शा जो है 3 पहियों वाला, वो साइंस म्यूजियम में भी दिखाया गया था। और फिर टेट मॉडर्न और टेट ब्रिटेन में जब खुली थी वो प्रदर्शनी, तो लोग अंदर देख सकते थे उसमें। उसमें तरह तरह के कोलाज होते हैं जो स्कूटर रिक्शा में होते हैं। उनकी प्रेरणा स्कूटर की, जो दिल्ली में होता है स्कूटर के पीछे थोड़ी चित्रकला होती है, उससे उनको प्रेरणा मिली थी। तो साइंस म्यूजियम में उनका बहुत बढ़िया काम था, ये स्कूटर जो सबसे पहले शुरू हुआ था। फिर उसके बाद कोविन गार्डन वगैरह में उनकी जो है काफी रचनाएं दिखाई गई थी। उसके बाद जो है प्रफुल्ल मोहंती का नाम भी काफी मशहूर रहा है। हालांकि उनके चित्र जो है काफी मोनोटोनस माने जाते हैं, क्योंकि वो एक तांत्रिक छवि लेते हैं गोल मटोल, तो उसको विविध रंगों से पेश करते हैं। तो उनका काम जो है अभी नोबल जो है उनकी प्रदर्शनी की तरफ से हुआ था, आर्ट नोबल की ओर से। तो इसके अलावा मकबूल फिदा हुसैन, जब वो भारत से निष्कासित किए गए थे क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा वक्तव्य दिया था जो उनको हिंदूवादियों को पसंद नहीं आया था, उसके बाद वो दुबई और लंदन में रहते थे। तो हुसैन जो है, उनके चित्र जो है बहुत बढ़िया कलेक्शन में है। विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में उनकी प्रदर्शनी हुई थी, और वो रामायण के बारे में थी। उसको लक्ष्मी मित्तल ने कमीशन किया था। तो रामायण के पूरी रामायण जो है उन्होंने चित्रों में बखान की थी, और बहुत बढ़िया उनका काम था, जो कि मित्तल जो दिखा सकते हैं अगर आप लक्ष्मी मित्तल से संपर्क करें तो। पहले विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में दिखाया गया था वो काम। तो ये सब कुछ चुनिंदा लोग हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, जो कि ग्रोवनर गैलरी यहाँ पर है, भारत की एकमात्र गैलरी भारतीय कला की। उसमें जो है कुछ ना कुछ काम देखा जा सकता है, उसके कैटलॉग भी मंगवाए जा सकते हैं। लेकिन जब भारतीय कला की प्रदर्शनियों की बात है, हेवर्ल्ड गैलरी में काफी प्रदर्शनी हुई, जैसे अनीश कपूर की एकल प्रदर्शनी हुई थी। और इसके अलावा ब्रिटिश म्यूजियम में जो है कुछ ना कुछ काम दिखाते हैं भारतीयों का, चाहे वो ड्राइंग का हो ऊपर चौथी मंजिल पर, या अभी तांत्रा की बहुत बड़ी एग्जीबिशन हुई थी, लॉकडाउन की वजह से टल गई थी वो। तो उसमें भी जो है कुछ नया काम दिखाया गया था, कुछ फेमिनिस्ट लोगों का, भारतीय फेमिनिस्ट का, जैसे सुजाता
का काम था उसमें, काली काली की इमेज। तो भारत की प्रेजेंस जो है मिलती रहती है, देखने को मिलती रहती है। इसके अलावा टेक्सटाइल में, और जो विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम में बहुत बड़ी इंडियन टेक्सटाइल की एग्जीबिशन थी, जिसका गुजराती ट्रेडिशन से नाता है। उसको कुछ काम यहाँ भी हो रहा है उसके बारे में। तो टेक्सटाइल डिजाइनिंग को भी लेकर के जो काफी चर्चा होती है जो यहाँ पर। लेकिन हमें सबसे बढ़िया जो बात लगती है वो म्यूजियम्स के अलावा जो भारतीय कला जो पब्लिक आर्ट में है, जो कि लोग देख सकते हैं चलते फिरते सड़क के किनारे, वो हमें बहुत बढ़िया लगती है देखने में। जैसे कि ध्रुव मिस्त्री का हमने नाम लिया बर्मिंघम में, इस तरह के और भी कलाकारों का काम है। उनका काम ग्लासगो में भी है। जो खैर बहरहाल लंदन में जो है अभी और पब्लिक आर्ट जो है भारतीयों की जरूरत है कि भारतीय तो अब आपको कुछ चित्र दिखाना चाहेंगे जो कि अनिश कपूर की जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो अनिश कपूर के कामों की शुरू से चर्चा करते हैं। तो ये काम है टेकिंग एम्प्टीनेस, तो इसको व्योम की शोध, शून्यता की शोध, उसके सिलसिले का काम है ये। और ये अनिश कपूर की किताब है जो कि साउथ बैंक ने है प्रकाशित की है। तो ये एक और उनके स्कल्पचर है जिसमें कि शून्य दिखाई दे रहा है। उसमें आप आत्मसात कर सकते हैं इसके जरिए। लेकिन आत्मसात करने के लिए उन्होंने शीशे शीशे की भी चीजें काफी बनाई है। ये उनका अनयूजुअल काम है जो कि छोटा सा है। हालांकि वो रॉयल एकेडमिशियन है, जो कि बहुत बड़ा गौरव है भारत के लिए कि एक भारतीय का नाम एकेडमिशियन, रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स में है उनका नाम। तो अब देखिए यहाँ पर आपको उनके प्रोग्रेस मिलेगी। जैसे उन्होंने शून्य से लेकर के फिर ये शीशे का कर दिया। उसमें ये जो शीशे का जो गोला है, जो ओवल है, ये आप जो दिखाई दे रहा है, वो सबसे पहले उन्होंने नॉटिंगम में किया था, नॉटिंगम प्ले हाउस के ऊपर। उसके बाद जो है उनको शिकागो में कमीशन मिला था। और भी ये शीशे का जो है सबसे खूबी ये है, इसमें आप बाहरी दुनिया भी देख सकते हैं और अपने आंतरिक जीवन भी देख सकते हैं झांक करके। तो इसलिए जो है उनका दार्शनिक जो है काफी मशहूर माना जाता है अनिश कपूर का। उनकी कुछ और रचनाएं आपको दिखाते हैं। ये दुनिया भर में उनका काम जो है पब्लिक आर्ट में लगा हुआ है, जो कि म्यूजियम में अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको सब बाहर बागों में दिखाई देंगी ये चीजें। खासकर शिकागो में, वहां पर तो नेशनल पार्क में इनका बहुत बड़ा गोल गोल दायरा है। तो ये देखिए उनका और काम। ये एक और व्योम जो शून्य है, ये इन्होंने पहली बार जो है छत के ऊपर लगाया है, जो कि आप ऊपर उठा कर देख सकते हैं, आपको आत्मसात कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है सबसे बढ़िया जहाँ जिनके पास काम है भारतीय कलाकारों का, वो है जेन एंड किटो बॉय। ये सबसे बड़े बायर हैं। और हमें क्रिटिक्स से ज्यादा हमें बायर्स की पसंद है उनकी बातें, क्योंकि जो हजारों लाखों रुपया लगा रहे हैं खरीदने में, उनका क्या कहना है कलाकारों के बारे में। तो हम आपको उनके कलेक्शन के कुछ चित्र दिखाते हैं जो कि क्रिस्टीज में दिखाए गए थे, जो कि क्रिस्टी लंदन में है। और उनका पहली उन्होंने तस्वीर खरीदी थी गणेश पाइन की। औरत जो है एक खंबे के किनारे खड़ी हुई। तो उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ था तस्वीरों को खरीदने का, भारतीय तस्वीरें। तो अब ये हुसैन की जो है पुरानी कलाकृति। हुसैन का काम तो हर जगह हर कला प्रेमियों के पास है, तो ये बहुत लगता है। ये सूजा पहले लंदन में रहते थे, फिर अमेरिका चले गए थे। तो वो पुरानी प्रोग्रेसिव आर्ट्स से ताल्लुक रखते थे, रजा सूजा ये सब लोग जो है। तो वो 50s में 60s में थे, बम्बई में कार्यरत थे। तो बंगाल और बम्बई का स्कूल जो है काफी बड़ा मशहूर माना जाता है, जो कि जिससे काफी प्रभावित हुए हैं कलाकार लोग। यह है सतीश सिन्हा का काम, जो कि लंदन में मौजूद है उनके घर में। ये रामेश्वर बूटा का काम है, जो कि जिसका बहुत बड़ा उनको उनको एक नया घर खरीदना पड़ा इसको टांगने के लिए, इस चित्र को। ये ब्रूटा के अन्य चित्र
जो कि काफी दिलचस्प है, ये भी देखे जा सकते हैं उनके कलेक्शन में। तो कोशिश करिए अगर क्रिस्टी से आपको ये पुस्तक मिल सके तो इसमें भारतीय कला का बहुत बढ़िया सर्वेक्षण है। इसके अलावा एक और भारतीय कलाकार हैं जिनको लंदन में यहाँ पर मान्यता नहीं मिली अभी तक, लेकिन उनका बहुत दिलचस्प काम है और उनके बारे में एक किताब विनोद भारद्वाज ने संपादित की है, लोटस पॉन्ड। तो ये भी देखने लायक है। तो और उनकी इसका जायजा ले सकते हैं आप। तो उनके पोर्ट्रेट्स हैं, ये केरल से हैं, ये रामचंद्रन ए रामचंद्रन। और ये मानसरोवर है, क्योंकि बहुत बढ़िया कलाकृति है। तो ये अगर आपको मौका मिले तो ये किताब जरूर देखिए। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी कलाकार रहे हैं, जैसे कि बलराज खन्ना। उन्होंने इंडियन आर्ट्स काउंसिल के वो चेयरमैन भी थे। तो उस जमाने में काफी भारतीयों की प्रदर्शनियां हुआ करती थी। तो उन्होंने एक और काली घाट प्रदर्शनी आयोजित की थी यहाँ पर बलराज खन्ना ने। हालांकि वो पंजाबी हैं तो बंगाली लोग संतुष्ट नहीं थे उनकी प्रदर्शनी से, लेकिन ये चित्र जो है यहाँ के कलेक्शन से थे। यहाँ पर जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में कलेक्शन है और ब्रिटिश म्यूजियम में कलेक्शन है, उससे लिए गए थे। तो खैर बहरहाल कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय कम है। तो हम जो है, अगर आपको कुछ प्रश्न है तो आप जरूर भेजिए, हम कोशिश करेंगे उसके उत्तर देने की। अच्छा जी, नमस्कार। और अब मैं मंच पर स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर रागासुधा विंजामोरी का। डॉक्टर रागासुधा विंजामोरी जो संडरलैंड विश्वविद्यालय में एसोसिएट लेक्चरर हैं, उसके साथ ही वो संस्कृति सेंटर फॉर एक्सीलेंस की संस्थापिका, बहुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना एवं एक प्रकाशित लेखिका भी हैं। उन्हें भारत की भाषाई विविधता एवं कम ज्ञात लोक नृत्यों एवं आदिवासी नृत्य रूपों को उजागर करने का गौरव प्राप्त है। Namaste everyone. At the outset, I would like to thank the organizers for giving me this opportunity. जब हम संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में कुछ बातें आपस में शेयर करें, I was asked to speak on what is happening in the art and culture scene in London, in UK. Thanks to some organizations which have been established 50 years ago, 40 years ago, 30 years ago, बहुत कुछ काम चल रहा है. Since arts is a big topic, जैसे आप लोगों को पता है, there are 64 arts, 64 कलाएं. To cover all those arts in 20 minutes is a Herculean task. I will focus obviously on the performing arts as a classical dancer myself, and more focus will be on dances rather than any other performing arts. Then we would be able to justify the time also. जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस है, एस्टैब्लिश हुए हैं, भारतीय विद्या भवन है, कई है. देर आर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस इन स्कोप. स्मॉलर मैं इसीलिए बोलती हूँ कि उनका रीजनल स्कोप हो जाता है. देर आर इंडिविजुअल पीपल, इंडिविजुअल टीचर्स in their own localities in the UK doing wonderful job. So with tributes and respects to all the organizations, groups, individual teachers who are doing yeoman service to the field of art and culture in Great Britain, मैं start करती हूँ what we are trying to do from our side. जब आप डांस की बात करते हो, classical dance and folk and tribal traditions of India. If you go back to our works in classical dance and in music, Sangeeta Ratnakara hai, Natya Shastra hai, Abhinaya Darpana hai. There are so many authors who have also अपने विशेष टिप्पणी भी दी है. तो ऐसे बुक्स में भी एक मेंशन हुआ है, which even classical dancers and classical dance teachers cannot ignore, and classical music, वो है देसी नृत्य संप्रदायस. आपको let us take the regions of India. तो आपको नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है. In Natya Shastra, these 4 regions and regional styles of dances are mentioned.
आपको औद्र मगधी है जो ईस्ट में आता है, ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न इंडिया। और दाक्षिणात्य जो साउथ में आता है, सो कर्नाटका, केरल, आंध्र, तेलंगाना, ये सब, तमिलनाडु, सब इंक्लूड हो जाते हैं दाक्षिणात्य में। यू हैव अवंती जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, एंड यू हैव पांचाल मध्यमा विच इज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये चार रीजन्स, वृत्तिस एंड प्रवृत्तिस बोलते हैं इसको। आई मेक इट वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल ऑल्सो। तो यहाँ पर क्लासिकल डांसेस के अलावा देसी नृत्यों का भी मेंशन होता है। नृत्य रत्नावली, फॉर एग्जाम्पल, रिटन बाय जयप्पा सेनानी, mentions these regional folk dances, community dances, people's dances, celebratory dances, tribal dances of forest people, considering about 10% of India's population is tribal and forest, living in forests, forest people बोलते हैं। तो उनका कल्चर और उनके अपने नृत्य कलाएं, उनके अपने सेलिब्रेटरी डांसेस को तो हाईलाइट करना ही चाहिए। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इवन क्लासिकल डांसर्स टू हाईलाइट, टू टॉक, टू मेंशन दोस डांसेस। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अभी, एंड आई वुड लाइक टू वेरी क्विकली शो यू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन आवर वर्क, जो निश एरिया है, विच इज एक सराहनीय है, विच इज प्रेजवर्दी। सो संस्कृति है, हमारा हेरिटेज है, हमारा कल्चर है, और दूसरों को ये, यू आर एक्चुअली एंगेजिंग एंड एजुकेटिंग द लर्नर्स। अब मैं खुद ही, आई फील आफ्टर 25 years of my engagement with dance, I'm still a learner, and we all are learners, we learn something or the other। तो इसमें मैं फुल स्क्रीन कर रही हूँ सो दैट जी। तो आर्ट एंड हेरिटेज आता है, एंड आई हैव स्लाइटली हाईलाइटेड द रिसर्च एस्पेक्ट इनटू ट्राइबल डांसेस ऑफ इंडिया, ट्राइबल फोक भी आ जाता है उसमें, और ऑफ कोर्स पब्लिशिंग वर्क्स भी रहता है। संस्कृति क्या है, इट इज बेसिकली इन्वॉल्विंग ऑल्सो द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, क्योंकि वो भी हमारी ही संस्कृति है, हमारे जो भी भाषाएं हैं वो भी हमारे संस्कृति में ही आ जाते हैं। तो कल्चरल एजुकेशन, डांस ट्रेनिंग एंड सोशल अवेयरनेस एंड वेलबीइंग एंड सपोर्ट। तो डांस का एक कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि आप सिर्फ उसको एक एस्थेटिक सेंस में नहीं, पर डांस के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हो, क्या आप हाईलाइट कर सकते हो, क्या सब्जेक्ट्स आप प्रमोट कर सकते हो, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है नृत्य कला का। सो मैं की माइलस्टोन्स के बारे में बताऊंगी आपको, और जो ये क्रॉस डिसिप्लिन इन्वॉल्वमेंट जो है डांस का, वो मैं क्विकली बताना चाहूंगी आपको। डांस आप एनवायरनमेंट के साथ जोड़ सकते हो, जैसा हुआ है, होता आ रहा है, और हमारे साथ भी ये हो रहा है। ग्लोबल वाटर डांस 2019 का ये एक छोटा सा मैं टुकड़ा आपको दिखा रही हूँ, प्रेस कवरेज, जिसमें पानी को लेकर जो इश्यूज हैं, वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर पोल्यूशन, वाटर पॉवर्टी, कुछ भी हम बोल सकते हैं नृत्य के द्वारा, क्लासिकल डांस को यूज करके ही हम ये सारे हाईलाइट कर सकते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल सब्जेक्ट। और कम्युनिटी हेल्थ एंड वेलनेस को भी हम काफी हाईलाइट कर सकते हैं, जो हुआ है हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, कभी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, कभी हाउस ऑफ कॉमन्स में। ये वर्ल्ड हेल्थ डे था जो 2018 में हुआ है, जिसमें हमने दिखाया व्हाट इज अ रोल ऑफ डांस इन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये वेलनेस के लिए बहुत जरूरी होता है कि क्या क्या हो सकता है डांस के द्वारा। और आप देख सकते हो कि ये पिक्चर में हमने क्या दिखाने की कोशिश की है क्लासिकल डांस द्वारा। और हेल्थ एंड वेलनेस में एक और एस्पेक्ट है फिटनेस। तो हमने नेशनल फिटनेस डे किया था विद ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन डांस, और ये हाउस ऑफ कॉमन्स में किया था, और हमने यही बात की थी कि हाउ डांस विल लीड टू इंक्रीज्ड रेस्टफुल स्लीप हो जाता है, क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ जाता है ना। तो हर तरीके से आपको फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, फंक्शनिंग ऑफ अदर वाइटल ऑर्गन्स, पूरा एक अच्छा सा इम्पैक्ट होगा डांस का। और
आर्ट के द्वारा, डांस के द्वारा ये भी दिखाया गया। हमने वर्ल्ड हंगर डे लिया था एक्चुअली। हंगर डे एपीपीजी हंगर के साथ किया है। और हॉलीडे हंगर एक बहुत ही बड़ा इश्यू है, स्पेशली यूके में, कि जब स्कूल्स बंद होते हैं तो बहुत सारे बच्चे भूखे चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपना ये अपनी क्षमता होती नहीं है। अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल पोजीशन ऐसा होता नहीं है कि वो अपने आप के खाने को वो कर सकें। पेरेंटल एबिलिटी होता नहीं है। तो स्कूल जब रहता है तो फ्री मील्स मिलते हैं उनको, लेकिन जब स्कूल बंद होता है तो बहुत सारे बच्चे भूखे हो जाते हैं। ये इश्यू है, और बहुत सारे इश्यूज हैं हंगर को लेकर यूके में। तो सबको बाहर से ये लगता है कि हाँ, यूके इज अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री। इट इज, बट यूके में प्रॉब्लम्स भी है, चैलेंजेस भी है। तो ये हमने पैनल डिस्कशन रखा था। और डांस के द्वारा एक हमारे कल्चर में अक्षय पात्रा है, हम सभी को पता है। तो अक्षय पात्रा नेवर एंडिंग फूड सप्लाई का एक मिसाल है, एग्जाम्पल है। तो स्टोरी ऑफ अक्षय पात्रा हमने, जो महाभारत की एक स्टोरी है, हमारी कल्चरली वेरी सिग्निफिकेंट एपिक। तो उसमें से हमने अक्षय पात्रा का स्टोरी दिखाया था कि कैसे अक्षय पात्रा दिया गया था धर्मराज को, और क्या मतलब उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं। सोशल इश्यूज को हम हाईलाइट कर सकते हैं हमारे कल्चर और आर्ट को लेकर। और कम्युनिटीज को हम बिल्ड कर सकते हैं। ये एक इवेंट हुआ था, पांच पांच हाई कमीशंस, पांच पांच कंट्रीज के हाई कमीशंस को लेकर, जहां पे हमने श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, ये सारे लोगों का कल्चर भी दिखाया, हमारा भी कल्चर दिखाया, भारतीय संस्कृति और कला, क्लासिकल डांस हमारा दिखाया, फोक आर्ट फॉर्म्स दिखाया। और दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग अमंग कम्युनिटीज एंड कंट्रीज, जब हम एक दूसरे के कल्चर को समझ सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि फोक एंड ट्राइबल डांस ट्रेडिशंस का जो काम हो रहा है यूके में। और मैं थोड़े एग्जांपल्स आपको दिखा दूंगी, फोटोग्राफ्स दिखा दूंगी जो एविडेंसेस हैं इस काम के। प्रिजर्विंग यूनिक कल्चर एंड ट्रेडिशंस, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हाईलाइट, प्रमोट, टॉक अबाउट आवर कल्चरल डाइवर्सिटी। ये हो गया शोंडोल डांस लद्दाख का, जो यूके में पहली बार दिखाया गया था। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, सीखने सिखाने की जरूरत पड़ती है। तो हमने लद्दाखी कम्युनिटी के साथ एंगेज किया था भारत में, इंडिया में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कॉस्ट्यूम्स और म्यूजिक भी हमने बनवाया था इस पे। और जैसा मैं बोल रही हूँ कि ये मैं एक गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा काम जो 10-12 साल लगातार consistent effort to showcase our folk and tribal dance traditions of India, ये हमने किया है। तो काफी ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दर्शकों के साथ मैं शेयर भी कर पा रही हूँ इस चीज को। एंड देन छत्तीसगढ़, ये तो लाइक इन्फेंट है कंपैरेटिवली विद अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो बहुत 20-25 साल नहीं हुए हैं फॉर्म होकर। तो गबर डांस, जो गबर कम्युनिटी है छत्तीसगढ़ की, उस डांस को हमने दिखाया था यहाँ पर। और अरुणाचल प्रदेश, अगेन वेरी लेसर सीन एंड लेसर नोन इन द यूके। और उनके तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के ही 10-12 अलग ट्राइबल डांसर्स होते हैं। तो ये निशी डांस है, जो निशी कम्युनिटी के साथ मैं खुद ही गई थी अरुणाचल प्रदेश, 15 दिन में रह के आई हूँ वहां पर। और 2-3 अलग ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ एंगेज किया, उनके स्टेप्स को देखा, सीखा, उनके वीडियोस को रिकॉर्ड किया, उनसे बातचीत की, काफी जानकारी हासिल की। मतलब जानकारी तो और भी हासिल हो सकता है। वी आर ऑल लर्नर्स, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। तो जितना हो सकता है उतना हासिल की, और यहाँ दिखाने की कोशिश की उनके ओरिजिनल कॉस्ट्यूम, ओरिजिनल म्यूजिक, ओरिजिनल डांस स्टेप्स। और ये हो गया जिजिया डांस, और इसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगी। मिथिला कम्युनिटी का ये बहुत फेमस फोक आर्ट फॉर्म है। और बिहार में आता है मिथिला कम्युनिटी, और वो नेपाल तक एक्सटेंड होता है। सीता माता का जन्म स्थान मिथिला, इसीलिए सीता माता को जानकी मैथिली बोलते हैं। उनको मैथिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मिथिला की सुपुत्री है। तो उस एरिया का काफी फेमस डांस है ये जिजिया डांस, जो बहुत ही कम दिखाया जाता है यूके में। और ये भी हमने मिथिला मैथिली कम्युनिटी के साथ, मिथिला के साथ ही हम एंगेज करके इस डांस को, इस डांस स्टेप्स को हमने दिखाया है। और पवरा डांस है महाराष्ट्र में, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सिद्धि डांस, इसके बारे में भी मैं बोलना चाहूंगी। ये सिद्धि ईस्ट अफ्रीका से इंडिया को
आए हैं। दे आर द इमिग्रेंट्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकन ओरिजिन। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो हमारे लोग जाके अफ्रीका में, केन्या में, टांजानिया में, युगांडा में जो हमारे प्रवासी जो सेटल हुए हैं, मैं उनकी नहीं बात कर रही हूँ। मैं ऑपोजिट रिवर्स केस की बात कर रही हूँ, जहां पे आपको ईस्ट अफ्रीका से जब ट्रेडर्स आते थे, स्पाइस ट्रेड होता था, अरब ट्रेडर्स आते थे, तो मैं 200-300 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो उस टाइम पे ही ये जो सिद्दीस है, सिद्दीस उस ट्राइब का नाम है, तो सिद्दीस हैव माइग्रेटेड टू इंडिया। वो शिप्स में कुछ लोग आने लग गए, फिर उनके फैमिलीज बढ़ने लग गए वैसे। तो जैसा अगर आप बाजीराव पेशवा को तो जानते ही हैं हिस्टोरिकली। तो उनके टाइम पे उन्होंने उनके सिद्धीज आर वेल बिल्ट, उनका स्टेमिना बहुत होता है, तो उनको बॉडीगार्ड्स और सोल्जर्स के तौर पे काफी लोगों को रखा गया था। तो उनको एक छोटा सा स्टेट दिया गया था, और आप गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा। सचिन तेंदुलकर की बात नहीं कर रही हूं मैं। सचिन एक स्टेट था इंडिया में, छोटा सा, जो सिद्दीस के अंडर में था। सिद्दीस को वो लैंड दिया गया था कि आप अभी इसको यू नो आप पालन कर लो, यू कैन रूल दिस स्टेट। तो सचिन एक स्टेट है जो वेरी स्पेसिफिक एरिया है, महाराष्ट्र के हिस्ट्री में आता है ये। तो सिद्धीज कहीं सैकड़ों, मतलब कहीं कहीं सालों से सेटल हो गए हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो गुजरात में जो सेटल हो गए थे, बॉम्बे पोर्ट में आते थे सब लोग। तो उस टाइम बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, गुजरात फॉर्म हुआ, तो कई लोग गुजरात में सेटल हो गए थे, भावनगर, जामनगर। तो वहां फिर भी गुजराती बोलने लग गए। और जो साउथ के तरफ चले गए, कर्नाटका, वो कन्नडा और दूसरे मराठी, थोड़े मराठी वर्ड्स मिक्स करके जो बॉर्डर्स पे सेटल हुए, तो वो बात करने लग गए। एंड दे हैव टेकन टू द रिलीजन ऑफ देयर मास्टर्स ऑल्सो। लेकिन उन्होंने रिटेन किया अपने डांस को। तो डांस वो वही रखा, म्यूजिक और डांस, पर बाकी सब वो एमेलगमेट हो गए इंडियन कल्चर में, इंडियन मतलब कंट्री ऑफ इंडिया में। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डांस है, सिद्धि डांस, जो हमने सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस के साथ हमने दिखाया था। और ऐसे ही माथुरी डांस है तेलंगाना के, ये हमने हाउस ऑफ कॉमन्स में किया था। नेपाल के एम्बेसडर दिख रहे हैं पीछे, लॉर्ड गडिया दिख रहे हैं। और ये गैरो डांस होगा मेघालय का। और ये लंबाडी डांस हो गया, जो ट्रफालगर स्क्वायर के दिवाली के अवसर पर हमने किया हुआ था कुछ साल पहले। और वापस ये अरुणाचल प्रदेश को आ गए हैं मिजी डांस, जो हमने गिल्ड हॉल में किया था। इंडियन हाई कमीशन का जो रिपब्लिक डे होता है, गिल्ड हॉल, वहां पर हमने दिखाया था मिजी डांस को। और ये हो गया सोहरा डांस, जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा कोस्टल बेल्ट का ये ट्राइबल ग्रुप है। बहुत बड़ी कम्युनिटी है सोहरा कम्युनिटी, उनका डांस हमने दिखाया है। और रोंगमाई दिखाया है, एक और ट्राइबल डांस मणिपुर का, वो दिखाया है हमने। और सिद्धि में लड़कियां कुछ करती हैं, लड़के कुछ करते हैं। तो गुजरात में जो लड़के करते हैं दमाम डांस, ये हमने दिखाया था नेहरू सेंटर में। तो लड़के भी सीखते हैं डांस, इसका ये एग्जाम्पल है। और ये कोच डांस हो गया वापस मेघालय, एक और इम्पोर्टेंट कम्युनिटी ऑफ मेघालय। और बहुत कुछ करने को बाकी है, बहुत बहुत कुछ करने को बाकी है। जो किया गया है अब तक, आज तक, उससे भी काफी सेटिस्फैक्शन मिलता है, काफी ग्रेटिफिकेशन मिलता है मन को, कि कुछ, जब हम कल्चरल डाइवर्सिटी बोलते हैं, तो क्लासिकल डांसर्स के अलावा फोक और ट्राइबल डांसर्स का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। और ये मेरी विनती भी है मेरी फ्रेटर्निटी से, क्लासिकल डांसर्स एंड सिंगर से, कि हमारे आर्ट फॉर्म को तो हम आगे ही बढ़ाएंगे। जैसे मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ, तो भरतनाट्यम में भी काफी रिसर्च करते हैं, नए नए लाते हैं कॉम्पोजिशंस को, कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लिखे हुए हैं। सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ अभी, तो मुझे 1 मिनट लगेगा इसके लिए। जी। तो ये काफी कुछ हो सकता है काम, काफी कुछ हम सब मिलके कर सकते हैं, एट इंडिविजुअल लेवल और एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, एट कम्युनिटी लेवल। पॉलिटिकल पैट्रनेज भी जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियल पैट्रनेज भी जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंसान कर सकता है, तो बहुत लोग भी कर सकते हैं। तो मेरी विनती ये होगी
मेरी फ्रेटर्निटी से भी क्लासिकल डांसर्स एंड फोक डांसर से और क्लासिकल सिंगर से भी कि हम प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि ऐसा कुछ है। हमारे बुक्स में ही जो 300, 400, 500, 600 साल पहले लिखे गए हैं, उन सारे पुस्तकों में भी मेंशन हुआ है कि ऐसे हमारे कम्युनिटी डांसर्स हैं। एक झरझरी डांस करके मेंशन हुआ था 17th सेंचुरी में, आज के दिन आपको दिखाई नहीं देता। क्यों? तब तो था, सारे लोग कर रहे थे उस रीजन के, कम से कम। तो क्यों खत्म हो गया? आज नाम भी नहीं जानते कोई कोई। तो अगर मैं झरझरी मेंशन करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो लोग जानते ही नहीं है और बोलते कि ये क्या, ये कौन सा डांस है, ये कहाँ पढ़ा है आपने, ये कहाँ से पकड़ा है आपने। तो मैं बोलती हूँ है, दिस इज एग्जिस्टिंग इन आवर बुक्स, इन आवर टेक्स्ट्स। और ये खत्म इसलिए हो गया या डिसअपियर इसलिए हो गया क्योंकि किसी ने शायद उसको प्रमोट नहीं किया, किसी ने सीखा सिखाया नहीं, किसी ने उसको हाईलाइट नहीं किया, शायद किसी ने ज्यादा रिसर्च नहीं किया। Over a period of time, we will lose our dance forms, we will lose our languages, we will lose our heritage. अगर हम काम नहीं करते उसमें और हम उसको थोड़ा सा शिद्दत के साथ, काफी कमिटमेंट के साथ अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो डेंजर तो रहेगा। जैसा विष्णुप्रिया मणिपुरी लैंग्वेज का हो रहा है आज के दिन, उसको यूनेस्को ने तो ऑलरेडी एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में तो डाल ही दिया है उसको। मतलब बहुत कम लोग बात करेंगे या पढ़ेंगे या उसको, मतलब उसमें एंगेज्ड है। तो ये ऐसा हमारे भाषाओं के साथ या हमारे डांसर्स के साथ या हमारे कोई भी आर्ट फॉर्म्स के साथ, हमारी जो इंडिजिनस हेरिटेज है, हमारी जो सॉफ्ट पावर है, उसके साथ नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी सी समय में जो छोटा सा विंडो मुझे दिया गया है, एक तो मैं आभार प्रकट करती हूँ। और जो मैं बोल सकती हूँ इस छोटी सी विंडो में, टाइम फ्रेम में, मैंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि इट्स एन ओशन, आर्ट इज एन ओशन, डांस, फील्ड ऑफ डांस इज ऑल्सो एन ओशन, म्यूजिक इज एन ओशन। अलग अलग, जैसा 7 ओशंस, मतलब अलग अलग ओशंस एंड सीज है दुनिया में, वैसे ही आर्ट्स में भी है। तो जितना मैं कम्युनिकेट कर पाती हूँ इस 15-20 मिनट में, मैंने करने की कोशिश की, प्रयास किया। तो प्लीज हम सब जुटकर जुड़कर हम हमारे संस्कृति को और हमारे कलाओं को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और साथ में और काम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। इस तरह ये कार्यक्रम पहुंच चुका है अपने अंत तक। जिस तरह से हमारे वक्ताओं ने मेरे अंदर एक उत्सुकता जगाई है जानने के लिए शिक्षा और कला के बारे में, आशा करती हूँ आपके अंदर भी जगाई होगी। और इसके लिए हमारे वक्ताओं अरुणा जी, राकेश जी, सुकन्या जी और रागा सुधा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए आदरणीय मीरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के संयोजन के लिए दिव्या माथुर जी का हार्दिक आभार। इसी के साथ वातायन की टीम और विश्वरंग की टीम का इस कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के लिए हार्दिक आभार। आशा करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को यह कार्यक्रम रोचक लगा होगा। नमस्कार।